बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त जो अहम उमूर ज़ेर बहस है वो है पाकिस्तानी मईशत का। पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी किस तरीके से आएगी, कौन कौन से ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए राग़िब हो चुके हैं, किन्होंने यकीन दहानियाँ करवाई हैं। इसी ज़िमन में आज एक अहम बातचीत हुई है, आज एक अहम मुलाकात हुई है और वो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें सिफ्स की मीटिंग हुई, जिसे आप स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कहते हैं, यानी उर्दू में अगर उसका तर्जुमा किया जाए तो वो सहूलतकारी इस हवाले से कि मखसूस तरीके से आपने बैरूनी सरमायाकारी को पाकिस्तान के अंदर लेकर आने हैं और किस तरीके से पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को मजबूत करना है। डॉलर का जो रेट है जिसमें इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फर्क है उसको किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। पाकिस्तान में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई किस तरीके से होगी। पाकिस्तान में बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जो है उसे किस वसी पैमाने पर लेकर जाया जाएगा और पाकिस्तान में आइंदा आने वाले दिनों के अंदर महंगाई पर काबू किस तरीके से पाया जाएगा। अब इसके ऊपर बहस मुबाहिसा हो रहा है और इस बहस मुबाहिसे के अंदर बहुत सी सिफारिशात मुरतब की गई हैं और इसी ज़िमन में बहुत ज़्यादा मुलाकातें भी की गई हैं। आर्मी चीफ जो हैं वो इस स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के मेंबर हैं और इसकी जो सदारत है वो निगरान वज़ीर आज़म कर रहे हैं। तो उन्होंने भी इस ज़िमन में मुलाकातें की, ताजरों के साथ क्या क्या बातचीत हुई इसके ऊपर भी बिलखुसूस बात की जाएगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो क्या सोच रही हैं, उनका इस वक्त गोल क्या है और वो मुतालिबात क्या रख रही हैं और मुतालिबात के अंदर कौन से सुकम इस वक्त मौजूद हैं, इसके ऊपर भी बातचीत की जाएगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में बड़े फैसले क्या होंगे और उन फैसलों के असरात पाकिस्तानी मईशत के ऊपर क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यहाँ से दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर हैं कि पूरी कौम की नज़रें इस वक्त जो है ना वो हमारे सिपह सलार पे हैं और पूरी कौम ये चाहती है कि जो वो ऐलान कर रहे हैं, जिस तरह ऑपरेशन शुरू हो गया, जिस तरह बहुत बड़े लोगों के ऊपर गिरफ्त जो है वो उनके ऊपर सख्त हो रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान में अचानक डॉलर तेज़ी से नीचे आना शुरू हो गया, पाकिस्तान में सोने की कीमत कम होना शुरू हो गई, पाकिस्तान में उन कुंडा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई, पाकिस्तान में स्मगलिंग माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई, तो इससे पूरी कौम की नज़रें ये जो है ना वो अपने सिपह सलार पे हैं कि हमारे सिपह सलार जो है वो अपने जिस तेज़ी से काम कर रहे हैं, अगर इसी तेज़ी से काम होता रहा तो पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान की सियासी जमातों ने, यासर अगर आप गौर करें ना, पाकिस्तान की सियासी जमातों ने इंतहाई धोखा दिया। ज़रा पिछले 1.5 साल में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान की वो तमाम सियासी जमातें जो अपने आप को अरस्तु कहती थी, जिनका जो पाकिस्तान की सियासत में अपने आप को कहते थे हमसे बेहतर है कोई नहीं, हम ही मुल्क की कौम की तकदीर बदल देंगे, उन्होंने तकदीर बदल दी। लेकिन किसकी? अपनी। उन्होंने तकदीर बदल दी अपने उन तमाम लोगों की जो उनके साथ थे। उन्होंने तकदीर तब्दील बदल दी उन तमाम लोगों की जो हुकूमत के अंदर, हुकूमत में अहम ओहदों पर बैठे थे, लेकिन इस कौम की तकदीर के साथ वो खेल के, इस कौम की तकदीर को बर्बाद करके, इस कौम के साथ एक गनौना खेल खेल के, इस कौम को महंगाई का तोहफा देंगे, इस कौम के साथ वो खेल खेला उन्होंने जिसके मतलब बात करते हुए भी हर शख्स लर्स जाता है और उसके बाद वो कोई जाके ठंडे कमरों में बैठ गया, कोई पाकिस्तान से बाहर चला गया, किसी ने किसी के ऊपर सख्ता तारी हो गया, किसी ने अपनी मर्जी कमाया। आज एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी हो रही है। मौलाना फजल रहमान जो है वो पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान पर, शहबाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान से बाहर हैं। आज उन्होंने कहा जी मेरी तमाम रिपोर्टें दुरुस्त आई हैं, मैं वापस आ जाऊँगा। लेकिन सवाल यह है कि उनके दौरे हुकूमत में स्मगलिंग किस तरह हुई, उनके दौरे हुकूमत में स्मगलिंग करने वाले कौन थे, उनके दौरे हुकूमत में कब्जा माफिया इतना मुतहरक क्यों था, सारी बातें पता थी। राना साहब, कायमा कमेटी बराए खजाना के अंदर बारहा ये बातें होती रही हैं कि कौन कौन से बॉर्डर से डॉलर स्मगल होता रहा है, रोजाना की बुनियाद पे फिगर्स भी आते रहे। यासिर साहब, मैं वही कह रहा हूँ, सारा कुछ पता था ना। तो फिर मैं हमारी पूरी कौम की ये उम्मीद भी है, पूरी कौम की ये दरख्वास्त भी है कि अपने सिपह सलार से कि तमाम सियासतदानों को जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क से गनौना खेल खेला, जिन्होंने इस मुल्क की मईशत को तबाह किया, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की सनत को ख़त्म करने की कोशिश की, जिन्होंने डॉलर स्मगल किया, जिन्होंने डॉलर महंगा किया, जिन्होंने पाकिस्तान की सरमायाकारों को, पाकिस्तान के सनतकारों को, पाकिस्तान के मजदूरों को, पाकिस्तान के तुलबा को, पाकिस्तान के ताजरों को जिन्होंने बिल्कुल बेबस कर दिया, उन सबको सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्यों ना मिले? जुम्मेदार वो हैं
जिम्मेदारी उन पर आयद होती है, लूट कर वो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर ये जो मौजूदा महीना जा रहा है, इसमें बिजली के बिल किसी और ने नहीं, उन लोगों की वजह से हैं। जब उन लोगों ने ऐसे घिनौने खेल खेले हैं, हाँ एक काम जरूर किया उन्होंने कहा था कि हम वो काम करके कर रहे हैं जो किसी ने नहीं किया। हाँ वो उन्होंने किया काम, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने अपने मुकदमात ख़त्म किए। हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने हर वो काम किया जिस पे उनकी ज़ात को फ़ायदा था। वो पाकिस्तान में बतौर मेहमान आए थे। बतौर मेहमान आने के बाद क्या हुआ यासर साहब, कौन किस हुकूमत ख़त्म होने के बाद देखे ना, पगड़ियों की जगह टोपियाँ आ गई। मैं माजरत से कहता हूँ, अब हुकूमत ख़त्म होने के बाद देखे ना कौन कहाँ चला गया, किसको किस मुल्क की सैर याद आ गई, पाकिस्तान की मौशियत को भूल गए, पाकिस्तान के अवाम को छोड़ के चले गए। आखिरकार पाकिस्तान की अवाम का दर्द तो एक शख्स ने संभाला ना, वो शख्स जो है वो मैदान में आया, उसने फैसले किए, उसने ट्रेडर्स से मिले, उसने मुख्तलिफ लोगों से मिले। तो मैं तो कहता हूँ कि पहली सज़ा जो है ना उन तमाम सियासतदानों को मिलनी चाहिए जो सियासत को कारोबार समझते हैं, इबादत नहीं, जो सियासत को कारोबार समझते हैं, सियासत में लूटमार चाहते हैं, जिनका असल वतन कोई और है। पाकिस्तान में सिर्फ वो 4 या 5 साल दौरे पे आते हैं जब इक़्तिदार का वक्त होता है। आप इस बात से अग्री करते हैं ये जो क्रैकडाउन हो रहा है ये वक्ती तौर पे नहीं होना चाहिए, कुली तौर पे होना चाहिए। अगर कोई पकड़ा जाए तो उसकी जो पुष्टपनाही कर रहा है फिर उसे पकड़ें, फिर उससे पूछें कि तुम्हारे ऊपर किसका हाथ था, फिर उससे पकड़ें और पैसा निकलवाएं। मैं कह रहा हूँ क्रैकडाउन जो हो रहा है बेहतरीन क्रैकडाउन है। हम इस क्रैकडाउन के मुकम्मल हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। जो इसमें पकड़ा जाए, जो उसका सहूलतकार हो, जो उसका सरप्रस्त हो, कोई ट्रायल नहीं होना चाहिए, सरेआम उनको सजा दें, ओपन कोर्ट लगाएं और वो कोर्ट ओपन लगाएं जिसमें आम आदमी को पता चले, इनके चेहरे सामने आए, इनके चेहरे वाजे हों कि किस शख्स ने कितना लूटा, किसकी वजारत में क्या अनवानी हुई, किसने कहाँ पे पैसा छुपा रखा है, किस मुल्क में कितने घर हैं। गरीब का बच्चा आम स्कूल में नहीं पढ़ रहा, गरीब का बच्चा भूख से मर जाता है। लोग जो हैं लाइनों में लग के आटा लेने के लिए कई घंटे खड़े रहते हैं और इनके बच्चे पाकिस्तान से बाहर पढ़े, इनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़े जिनके मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। और पाकिस्तान का सरमाया हो, किसी के बाप का सरमाया नहीं है, इनके अपना सरमाया नहीं है, ये आपका मेरा टैक्स दिया हुआ है, इस कौम का जो टैक्स था वो खा गया ये। अब इन सब को अब मैं एहतसाब तो होना चाहिए और आर्मी चीफ साहब को सख्त तरीन एहतसाब करना चाहिए। चले इसी पे मजीद बात भी कर लेते हैं। वो लोग जो इसमें मईशत में रीढ़ की हड्डी गिरदाने जाते हैं, बड़े बड़े कारोबार करते हैं और उनके मशवरे जो हैं उनके ऊपर अगर अमल दरामद हो तो बहुत से मामलात बेहतर भी हो जाते हैं। उनसे भी मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों में क्या यकीन दहानियां करवाई गई या किन उमूर के ऊपर बहस हुई। हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं LCCI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जफर महमूद चौधरी साहब। चौधरी साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। चौधरी साहब, अगर देखा जाए पिछले कुछ दिनों से हमें यह मालूम पड़ रहा है कि इब्तदाई तौर पे पाकिस्तान के अंदर 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी आएगी, मजमूई तौर पे 200 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी पे बात हो रही है, रेकोडेक के ऊपर बात हो रही है, सऊदी अरब से सरमायाकारी आने की बात हो रही है। आप उन मुलाकातों में मौजूद रहे हैं जिन मुलाकातों में तमाम तर रोड मैप मुतय्यन किया गया, स्ट्रक्चर बताया गया, उस काउंसिल की मीटिंग्स के अंदर भी आप मौजूद रहे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जामे प्लानिंग इस वक्त है क्या और उसकी एग्जीक्यूशन के लिए कितना अरसा दरकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बहुत शुक्रिया जी यासर भाई। बिस्मिल्लाह इस बात से करते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह 76 साल के बाद इस वक्त पाकिस्तान में इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस किया गया कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उसको भी फ़ैसलों के अंदर शामिल किया जाए और उनके अंदर जो ब्लैक शीप्स हैं उनको अलहदा किया जाए और जो मुल्क की खिदमत करने वाले 19% इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान का तकरीबन 70% रेवेन्यू दे रही है, उसको उस दायरे में लाया जाए जिसमें फ़ैसले किए जाएँ, जिससे पाकिस्तान की मईशत का जो विशियस सर्कल है वो चलाया जाए। उसमें अभी आप सबको ये मेरा ख्याल है कि इतना माजी में जाने की ज़रूरत नहीं है कि जी किस तरह ये जो कौंसल वो वजूद में आई। चूँकि ट्रस्ट का एक कंसर था, जो इंटरनेशनल या GCC के कंट्रीज़ थे वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट में बड़ा हेजिटेट फील कर रहे थे कि जी उनको ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि जो हुकूमत जाएगी उसके बाद जो हुकूमत आएगी उसकी क्या पॉलिसी और प्लानिंग्स होंगी और वो किस तरह उनको ट्रीट करेंगे और उनको क्या उसके ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट की क्या डायरेक्शन होगी और क्या हाल होगा। तो उन्होंने अपनी ट्रस्ट के लिए कहा कि जी हमें फोर्सेस की गारंटी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये गारंटी फिर दी गई और उसकी कौंसिल बना के उसमें चीफ साहब को शामिल किया गया। तो उसमें आप हमें दाद देंगे कि हमने
बगैर किसी ट्रस्ट, बगैर किसी गारंटी के 76 साल इस मुल्क की खिदमत की और हमने किसी की गारंटी नहीं मांगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको चंद बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के लिए गारंटियाँ देनी पड़ रही हैं। तो अगर आप कभी हमें गारंटी दे के देखते तो आपको पता चलता कि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी किस तरह इस मुल्क के साथ खड़ी होती है। आज भी अगर स्टेक होल्डर्स को साथ में शामिल किया जाए तो तभी जाके आप सही फैसले कर पाएंगे और सही जगह पे पहुंच सकेंगे। तो चीफ साहब ने स्टेक होल्डर्स को इत्माद में लिया, फिर उन्होंने उसकी कंटिन्यूटी में जो है ना 2-3 दिन के अंदर अंदर एक मीटिंग अरेंज की, जिसमें जो कौंसल के जो अगराज़ व मकासद थे, जो कौंसल का सारा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि बड़ा होमवर्क किया हुआ था। जो डीजी साहब हैं उन्होंने, फिर उनकी टीम में जो एग्रीकल्चर के लिए जनरल शाही साहब थे उन्होंने हमें बताया कि जी क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे फोकस करना चाहिए। तो मैं उसमें सिर्फ 2 चीज़ों को हाईलाइट करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है, मेरी रिक्वेस्ट के स्टेक होल्डर्स को उस काउंसिल में एटलीस्ट प्रपोजल कमेटी बना के उसमें शामिल किया जाए, ताकि ग्रास रूट लेवल से आपको जो फीडबैक आएगा, कि आपको जो एक स्ट्रक्चर बनाने का एक प्रोसीजर आपके सामने आएगा कि जी किन चीज़ों पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तो वो आपको वहाँ से मिलेगा। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि R&D के शोबे को खुदारा फाल कीजिए। एक ही साल के अंदर यहाँ से गंदम बाहर भी जाती है और बाहर से फिर इंपोर्ट भी होती है। एक ही साल में चीनी बाहर भी जाती है और चीनी इंपोर्ट भी होती है। तो हमारे यहाँ कोई R&D नहीं है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी कितनी ज़मीन के अंदर कितनी गंदम होनी चाहिए, कितनी कॉटन होनी चाहिए, कितना गन्ना होना चाहिए और कितनी बाकी फसलें होनी चाहिए। दालें या जो महंगी फसलें हैं जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो आपकी इंपोर्ट सब्सिट्यूट है, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। तो जितनी देर तक R&D और फिर उस R&D को पब्लिसाइज करें, अवाम को पता होगा जी कितने एकड़ में क्या करना है और हमें क्या प्रोडक्शन देनी है, तो उसकी आगाही बहुत ज़रूरी है। तभी हम एग्रीकल्चर, चूँकि 22.7% एग्रीकल्चर है जो सिर्फ 2% टैक्स दे रहा है, तो उससे हम अगर जनरेट कर सकते हैं इस चीज़ की चीज़ें कि हमें इंपोर्ट सब्सिट्यूट उसमें से निकल आए, तो एक तो वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी, मैं इस हवाले से एक चीज़ गोशिया करना चाहता हूँ कि खुदारा आप जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको कतन न भूलें। जो इस वक्त इस सिस्टम को चला रहे हैं आप उसको फोकस में रखें, उनको छोड़ के अगर आप उसी चीज़ की इंडस्ट्री में नए इंसेंटिव दे के, टैक्स एग्जम्पशंस दे के लेके आएंगे तो वो प्रॉब्लम्स होगी। जो SME है उस सेक्टर को भी मद्देनज़र रखें। जो इस काउंसिल के रूट से आ रहे हैं वो तो बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, लोकल हो या बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही हो, लेकिन आपको चाहिए कि SME को उस दायरे में रखें, चूँकि किसी मुल्क की जो SME है वो सबसे अहम किरदार अदा करती है। आप इससे पहले भी बहुत से आर्मी चीफ साहब जो हैं वो ट्रेडर से मिले, बाजवा साहब भी मिलते रहे, लेकिन इस तरह मुकम्मल होमवर्क करके, इस तरह मुकम्मल काम करके और फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद शुरू करके, क्या आज से पहले कभी ऐसा हुआ था? जी बिल्कुल नहीं हुआ जी। इस पे बिज़नेस कम्युनिटी जो है पूरी कराची से पेशावर तक तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम एसोसिएशंस, तमाम चैम्बर्स, लाहौर चैम्बर, फेडरेशन चैम्बर वहाँ मौजूद थे और हमने बड़ा अप्रिशिएट किया है कि इतना ग्रास रूट लेवल पे इतना डीप होमवर्क इससे पहले कभी नहीं हुआ और इतनी सीरियसनेस पहले कभी नहीं हुई। और जो उसके ऊपर फिर जो कमिटमेंट्स थी 10 नकाती झंडे के ऊपर, उस पर फिर जो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई है पिछले 3 दिन में, आपने देखा है कि मौजूदाती तौर पर जो डॉलर नीचे आया है, जो हमारी जो है ना पेट्रोल की प्राइसेस भी इससे नीचे आएंगी, हमारी कमोडिटी की प्राइसेस भी इससे नीचे आएंगी। आप मौजूदाती तो ना कहें, जब एक्शन हुआ है तो फिर तो सारे हकीकी तौर पे ही नीचे सर ये इसलिए मौजूदाती तौर पे लगता है कि 76 साल में ऐसा एक्शन हुआ नहीं। जानते हैं सब पर मानते नहीं है। 76 साल में इतना ऊपर भी तो नहीं ना गया, ये भी तो सब जानते हैं पर मानते नहीं है। जब भी आता रहा ऊपर वो उस वक्त की बेहतरीन और हाईएस्ट स्टेज पे आता रहा। दरअसल 76 साल में ना एक ही वक्त में 12 अरस्तु हुकूमत में भी नहीं आए थे। बहरहाल जी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जी इस सिस्टम को टाइम देना चाहिए और इस सिर्फ और सिर्फ ये कौंसल नहीं, इसके साथ साथ जो बाकी एक स्ट्रक्चर है, देखें हर चीज़ की एक करेक्शन का टाइम होता है। राना साहब भी जानते हैं, इस पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इकॉनमी पे कि हर चीज़ की एक रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। अब करेक्शन का टाइम है, अब इसको रीस्ट्रक्चर करना चाहिए। हमें जो है ना वो फ्लैटली एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, जिसमें कॉस्ट इफेक्टिव हो। देखिए जो बिजली और पानी और गैस है। एक बात बताइए, यहाँ पे आम तौर पे तासुर ये पाया जाता है कि निगरान हुकूमत का काम इंतखाबात करवाना है, लेकिन हम जिन मसाइल का शिकार हो चुके हैं उन मसाइल से निकलने के लिए आपने मुख्तलिफ सियासी जमातों से और हुकूमतों से भी राब्ते किए होंगे और उनका काम भी देखा होगा। इस एरा के अंदर ये जो काम हो रहा है, क्या माजी में आपने देखा, क्या मुंतखब लोग करते रहे? यासर साहब पिछले 5 साल जो दौर था जमहूरियत का, वो तारीख का स्याह तरीन दौर था। उस 5 साल में मईशत को इस कदर मसक कर दिया गया है, आप अगले 15 साल में अपनी बिजली को नीचे नहीं ला सकते। आप 6 सेंट की बिजली आपने 13 सेंट के अंदर थर्ड पार्टी को दे दी हुई है।
वो कौम जो पानी, बिजली, गैस, बुनियादी सहूलतें अपनी आवाम को देने से कासर है, वो किस तरह आप तरक्की कर सकते हैं? ये बुनियादी सहूलतें ये हुकूमत के पास रहनी चाहिए, ये अवाम की पहुंच से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये मैं समझता हूँ इसको प्राइवेट सेक्टर में जाने नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमारी फोर्सेज जो हैं वो जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत कर रही थी। हमारे जर्नैल वहाँ बैठे थे, लड़ रहे थे, और पूरी दुनिया जो 6th जनरेशन वार और इंटरनली और सारी वो लड़े थे। लेकिन उन्होंने फर्स्ट टाइम रियलाइज़ किया है कि जो मईशत के जर्नैल हैं वो आपकी बिजनेस कम्युनिटी है, उनके साथ लेके चलेंगे तो फिर आप इस जंग को जीत सकते हैं। अगर आप अकेले लड़ेंगे तो ये जंग ना कोई, और मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की आप बात करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास ना मुआशी एजेंडा है। पिछले 12 साल जमहूरियत रही है, पिछले 12 साल जमहूरियत रही है, और कहते हैं मियां जदों आएगा लग पता जाएगा, मियां जदों आएगा हेरा फेरा हो जाएगा। वो क्या सर, कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं आई 12 साल में, 12 साल जमहूरियत रही है। तो मियां साहब आए खाते रहे। किसी पार्टी के पास कोई ना टीम है और ना ही उनके पास कोई एजेंडा है। अच्छा चले, आप कहते हैं किसी के पास नहीं है। अच्छा, आप कहते हैं टीम नहीं है। आप उस मुलाकात में भी मौजूद होंगे गालिबन जो आसिफ अली जरदारी साहब ने लाहौर में की थी, उसमें थे आप? जी, जो फेडरेशन चैम्बर में हुई थी जी, मैं उसमें मौजूद नहीं था। आप नहीं थे। चलें, फेडरेशन के लोगों से तो आपकी बातचीत हुई होगी। वो कहते हैं हमारे पास टीम है, हमारे पास गुर है, नुस्खा कीमिया हमारे पास है। उनके पास कौन सी जंबील है जिसमें नुस्खा? यार सर एक बहुत चीज़, एक और चीज़ क्यों यार सर, आप एक तो ना मुझे डंडी मार जाती है थोड़ी सी। मुझे अगर उनके पास टीम थी तो ये 1.5 साल वो टीम छुट्टी पे गई भी थी। 1.5 साल में उससे पहले भी हो रहे हैं ना, तुरप का पत्ता संभाल के 8 से 13 तक भी वो तो रहे हैं ना, रहे हैं। तो वो छुट्टियों में भेजा हुआ था। वो कहते हैं हमने तारीकी से निकाला। सर दूसरी, यासर भाई, इस मुल्क की किस्मत बदलना चाहते हैं तो खुदा की कसम सिर्फ करप्शन पे काबू पा लें। आप करप्शन पे काबू पा लें, आप स्मगलिंग पे काबू पा लें। आप हमारे मुंह से नवाला छीन के जब अफगानिस्तान जाता है और उसका टैक्स और उसकी ड्यूटी सब चीज़ें उस पर फारग हो जाती हैं, और जब वहाँ से चीज़ें आती हैं, एक बंदा टैक्स दे के ला रहा है और एक बंदा उधर से ला रहा है, तो स्मगलिंग पे और करप्शन पे आप काबू पा लेंगे तो आपके मुल्क को दुनिया को कोई ताकत हिला नहीं सकती है। सिर्फ ये 2 चीज़ें आप कंट्रोल कर लें, विशेष सर्कल खुद ब खुद चल जाएगा। हमारी बिजनेस कम्युनिटी ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी इनमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि बगैर हुकूमत की मुखालफत के बावजूद, जो भी हुकूमत आई है उसने हमेशा बिजनेस कम्युनिटी को चोर कहा है, उसकी मुखालफत की हर काम में, उसके बावजूद हमने मईशत को चलाया है। 19% GDP का सिर्फ आपकी इंडस्ट्री है और आपका 70% तक टैक्स देती है। तो आपकी तमाम तर मुखालफत के बावजूद हमने खुद किया है। आज तक कोई कौम आपका कोई आ जाए ऐसी कौम के ऊपर हुक्मरान, आपकी एक्सपोर्ट जो है ना वो 35 बिलियन से ऊपर नहीं जा सकी, ना जा सकती है। मैं कहता हूँ हमें टाइम दे, हमें मौका दें। वी आर द स्टेक होल्डर। 5 साल में आपकी एक्सपोर्ट 70 बिलियन पे जाएगी। आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज आपका आता है बाइट से, जो इस दफ़ा 27 बिलियन आया है, वो उसकी असल कैपेसिटी इस वक्त 80 से 100 बिलियन है। वो 50% ग्रे रूट से आता है, उसको रूट अप करें, और उसके अलावा एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें मौका दें। हम इन्वेस्टमेंट भी ला सकते हैं। आप कहते हैं 70 बिलियन के ऊपर जाएगी, तो जो एक्सपोर्ट जो है वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट के ऊपर रिलाई करती है, तो उसकी कॉस्ट में अगर इजाफा हो जाएगा तो वो फिर गैप नहीं सर, 3 साल के अंदर आप 40% जो इंपोर्ट सब्सिट्यूट के ऊपर आ सकते हैं, फिर आप वैल्यू एडिशन के ऊपर जा सकते हैं। दुनिया से तो अब तेल भी बाहर आता है ना, जो ईडेबल ऑयल है वो भी अब रिफाइन होके आता है, वैल्यू एडिशन के बगैर कोई चीज़ नहीं आती। पाकिस्तान में सारे रॉ मटेरियल बाहर जा रहे हैं, फिर आप चीनी यहाँ गन्ना आप उगाए जा रहे हैं और आप जो है ना कॉटन बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आप पहले प्लानिंग करें, स्ट्रेटेजी बनाएं कि आपने किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है, किसको प्रायोरिटी देनी है। आप चीनी बाहर से मंगा लें, आपको 60 रुपये में पड़ेगी सारे साल की चीनी। 5 लाख आपकी वो टन चीनी आनी है साल की, तो आप उसका कैलकुलेशन करके मंगवा लें और आप सारी कॉटन लगा दें, आपके मुल्क के अंदर जो है ना वो इंपोर्ट सब्सिट्यूट हो जाएगा। आप दालें यहाँ पे लगाएं। आप ये इस चीज़ को एक सिस्टमाइज करें कि कितने एकड़ के ऊपर आपको कितनी चाहिए। आपको गन्ना भी चाहिए तो स्पेसिफाइड कर दें कि इतना गन्ना चाहिए, एक्सपोर्ट नहीं होगा। आप खुद हाथ से पैसे भी देते हैं उनको और उनकी। अच्छा ये तो बताएं, आपके पास इतना आइडिया है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे इसी पास सलार साहब के पास इतने आइडिया, उनकी टीम के पास इतने आइडिया, आपको बता रहे हैं पहली दफ़ा से टीम ही नहीं। तो ये जो पाकिस्तान के ऊपर इतना अरसा हुक्मरानी करते रहे, बारियां लगी रही ना, 2 जमातों ने तो बेइंतहा बारियां लगाई ना आपस में। तो क्या वो यहाँ सब लूट मार करने आते थे? क्या वो यहाँ बतौर मेहमान आते थे, या वो इक़्तिदार का मज़ा लूटने आते थे? क्या वो एक पार्टी तो अपने आप को कहती ही ट्रेडर्स थी, तो फिर वो क्यों नहीं इन पर अमल करते थे?
सर देखिए, दो वजूहात है। सबसे पहली वजह यह है कि करप्शन, और दूसरी है कि कंटिन्यूटी ऑफ जो हुकूमत आती है ना, सर नहीं करप्शन है, आप समझो सब करप्शन नहीं है, वो शौक है उनका, उसको पता है कि अगले 5 साल उसने नहीं आना, वो करप्शन ना उसे कहे जो साहब, वो शौक था हुकूमत का। जो हुकूमत आएगी अगले 5 साल दूसरे की बारी आनी है, उसमें आप सारे तजर्बे करके बैठ गए, आपने तजर्बे के तौर पर तीसरी पार्टी भी लेके आ गए, लेकिन आप मुल्क की मईशत को ठीक नहीं कर सके, मुल्क को ठीक नहीं कर सके, हालात को ठीक नहीं कर सके। तो उसके लिए आपकी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। आपकी हुकूमत कोई भी आए जाए, आप थिंक टैंक हो, आपकी बिजनेस कम्युनिटी स्टेक होल्डर हो, आपकी फोर्सेज जिस तरह इन्वॉल्व हुई हैं सिर्फ एक काउंसिल में, आप इन्वॉल्व करें पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, उस चीज़ को कोई हिला ना सके। करप्शन के अंदर, बॉर्डर्स के अंदर, बिजनेस की प्लानिंग के अंदर, एक्सपोर्ट की प्लानिंग के अंदर, आपकी इंपोर्ट पॉलिसी के अंदर, सब्सिट्यूट के अंदर, और इन्वेस्टमेंट, बाहर से इन्वेस्टमेंट कोई ताकत नहीं ला सकती बिजनेस कम्युनिटी के अलावा। अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो शॉर्ट टर्म आएगी, वो मुल्क करेंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन लेके आएगा वो बाहर से हुकूमतों की इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, वो बिजनेसमैन की इन्वेस्टमेंट होगी, और वो उस सर्कल में चलेगी। जो हुकूमत है वो पॉलिटिकली भी सिचुएशन देखती है, वो अपने ज़ाती मफादात भी देखती है, फिर आपके मुल्क में इन्वेस्ट करती है, और उन्होंने अपने मफादात देखने होते हैं। जो बिजनेसमैन है वो सिर्फ प्रॉफिट देखता है, उसने वहाँ की सिचुएशन देखनी है, कारोबार मुस्तहकम देखना, सरमायाकारी देखनी है, उसने देखना है कि मार्केट किस हद तक आपकी सरमायाकारी बाहर का बिजनेसमैन जो है वो आएगा तो फिर चलेगा। हुकूमतों की सरमायाकारी जो है वो उस तरह कंटिन्यूटी और उस तरह उसमें नहीं कामयाब। चल साहब, ये बताइए कि गुज़श्ता हुकूमत जो थी पीडीएम की, उन्होंने ये कहा कि इंपोर्ट पे पाबंदी इस वजह से लगाई कि इंपोर्ट पे पाबंदी हम इस वजह से लगा रहे हैं कि डॉलर को बचाना है, लेकिन मौजूदा वज़ीर ख़जाना ये बात कर रहे हैं कि इंपोर्ट पे पाबंदी लगाने के बाद सारा जो नुकसान है वो एक्सपोर्ट में भी भुगतना पड़ा है हमें। तो अब वो कहते हैं कि इंपोर्ट को खोल देंगे, वो जो ट्रेड डेफिसिट होगा वो किस तरीके से कवर करें? सर, ये जो मैडम इस पे बयान दे रही हैं, ये IMF की रिक्वायरमेंट है। आपने एग्रीमेंट किया हुआ उनके साथ IMF के कि हमने खोल देना है, हम एलसियाँ खोल लेंगे, हम पेमेंट्स खोल लेंगे, हम इंपोर्ट पे कोई कदगन या पाबंदी नहीं लगाएंगे, ये आपने लिख के दिया हुआ है। तो आपने ये बात करनी है। आपके मुल्क में दो इशू हैं, एक तो आपका इंटरनल टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है वो ठीक चल रहा है, उस पर करप्शन भी ठीक, 100 वजीर मशीर सारे होते हैं, पूरा स्ट्रक्चर आपका होता है, वो सारी चीज़ें पूरी होती हैं। 2011 में 1500 अरब का आपका रेवेन्यू कलेक्ट होता था, आज का जो है ना वो 9200 अरब का टारगेट है। तो आप फ़र्क देख लें कि क्या इतनी आबादी बढ़ गई है, या इतना मुल्क ने तरक्की कर ली है यहाँ पे, या इतना स्ट्रक्चर आपने हाई कर लिया है, आपने करप्शन हाई कर लिया। आप 1500 से वहाँ 9200 रुपये भी तो डीवैल्यू हुआ है ना सर, वो इसी वजह से हुआ है ना। लेकिन जो आप डी वैल्यू हुआ है ना, वो आप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नहीं कर सके। सबसे बड़ा इशू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है। आपकी पर कैपिटा रिसीट्स जो है इस वक्त वो दो चीज़ों से रिसीव होती है, एक आपकी एक्सपोर्ट है, एक आपकी फॉरेन जो ओवरसीज पाकिस्तानी वो पैसे बेचता है, वो 150 से $200 पर कैपिटा रिसीट है। और आपका जो एक्सपेंडिचर है जिसमें आपकी फीसेस भी जाती हैं, आपके IPPs के भी जाते हैं, आपकी बाकी सारी चीज़ें जाती हैं, वो रिसीट्स वो आपकी पेमेंट्स करनी पड़ती है आपको $600 से $650। तो जो डिफरेंस है उसको हम मैनेज नहीं कर सके, कंट्रोल नहीं कर सके, ग्रे रूट खुले रहे हैं और सारा सिस्टम रहा है। तो उस गैप को हम नहीं आज तक फिल कर सके, वो गैप सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी फिल कर सकती है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सपर्टी सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी के पास है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि पाकिस्तान की तरीक के दो बड़े गलत फैसले, एक राणा साहब को याद होगा जब नेशनलाइजेशन हुई तो यहाँ जिनको आप बाई खानदान गिनते थे वो सब उठ के मुल्क से बाहर चले गए, और आप यहाँ पे दोबारा से हमने रीस्टार्ट किया। दूसरा जुल्म IPPs थे, उसके बाद मुल्क का कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ख़राब हो गई कि पिछले 2 सालों में आपका उस वक़्त से के बाद फर्स्ट टाइम इतना बिजनेसमैन बाहर गया है कि वो पैसा भी बाहर लेके जा रहा है। तो आप बाहर के लोगों को लाने की बजाय आप लोकल बिजनेसमैन को कम से कम उसको कॉन्फिडेंस दें, उसका ट्रस्ट हो, उसको पीस ऑफ माइंड हो कि यार मैं यहाँ पे महफूज हूँ। डॉलर को आप रोके किसी जगह पे, तो आप जो लोकल बंदा है वो पैसा बाहर लेके जा रहा है, तो आप बाहर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो $300 में लाएगा वो कल 400 हो जाएगा, तो वो क्या लेके यहाँ से जाएगा? तो हर बंदा इस बात को समझता है कि आपने जो सरमायाकारी करनी है, सबसे पहले अपने घर को ठीक करें, अपने सिस्टम को ठीक करें। जब आप इतना ठीक हो जाएंगे तो बाहर के लोग आपके पास भागे चले आएंगे। और मैं आपको बताऊँ, हमारे पास ये एक पूरी पॉलिसी और स्ट्रक्चर है। मैं आपके सामने एलानिया कह रहा हूँ कि हम आने वाले 5 साल के अंदर अगर हमारे मुताबिक कोई हुकूमत आए, हमारे मुताबिक कोई हुकूमत है, ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन हमारे खुदा दा वास्ता जे केस खत्म कराना, यानी जो सब ना के मुताबिक चलें, हमें मौका दें,
हम स्टेक होल्डर उसमें आपकी मशावरत में हूँ और हमें प्लानिंग करने दें। लेट अस मेक द पॉलिसी। एक अगर मैं चाहूँ कि मैं जाके ऑपरेशन करूँ एक डॉक्टर की जगह, तो मैं नहीं कर सकता। एक डॉक्टर आगे मैशियत नहीं चला सकता। तो आपके पास तो सारे असेंबलियों में बैठे हुए हैं माफिया कार्टल्स बैठे हुए हैं, आपके पास तो लैंड माफिया बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या पॉलिसी मेकिंग करनी है और क्या उन्होंने करना है? यहाँ आपकी ब्यूरोक्रेसी जो बाबून थे पहले, आपने आगे से एन उड़ा दिया। जो ये हम लोग, ये पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले बाबून थे, हमने एन उड़ा के बाबू बना दिया और वो बाबू आज भी हम पे हुकूमत कर रहे हैं। जब तक वो मुसल्लत रहेंगे इस मुल्क का यही हाल है। यानी अगर आपने मुल्क को बेहतरी की तरफ गामजन करना है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को एक मेज पे बैठाना होगा। मोहल्ले वालों को एतमाद में लेने से पहले घर वालों को एतमाद में ले तो हालात तब्दील हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया जफर महमूद चौधरी साहब इस हवाले देने के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी मुआशी मंजरनामे में बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन ब्रेक से पहले जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू हुई, सैर हासिल गुफ्तगू तो उसे नहीं कह सकते अभी तक, क्योंकि ये एक इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर इसके ऊपर आप बात करने बैठें तो इसमें बहुत से इबहाम जो हैं वो क्लियर होने की ज़रूरत है। बहुत से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे इस्लाहात करने की ज़रूरत है, और वह इस्लाहात सिर्फ इस तरीके से नहीं होंगी कि 1, 2, 3 दिन या 1 महीने के अंदर ऑपरेशन हो, क्रैकडाउन हो, पकड़ धकड़ हो और उसके बाद इस्लाहात हो जाएं। ये तमाम तर असर नौ तरतीब देने की ज़रूरत है निज़ाम को, और निज़ाम को तरतीब देना है तो उसके लिए जो फैसले अभी से करने हैं वो देर पा फैसले हों और वो मईशत को मुस्तहकम कर पाएं, उसके लिए सोच विचार की ज़रूरत है। और जिस तरफ से भी सिफारिशात आती हों, जो भी तजावीज़ मंजर आम पे आती हों, उन पे गौर किया जाना चाहिए। राना साहब अगर देखें तो आप क्या समझते हैं मॉडल जो अभी अपनाया जा रहा है? एक बातें होती हैं जो खाम ख्याली लगती हैं, एक बातें होती हैं जो इख्तरा लगती हैं, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता जब उसके ऊपर कुछ अमल दरामद होना शुरू हो तो फिर मंजरनामा तब्दील होता है। तो आप इस बात से मुतमईन हैं कि जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं वो किसी हद तक पाकिस्तान में मुस्बत मंजरनामा देखने को दिखाएंगे? देखें यासर, बिल्कुल अगर तो इस पर अमल हो गया और इन इक़दामात पर 25% भी अमल हो गया तो मैं आपको ये लिख के देता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम की तकदीर तब्दील होना शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि माफिया मजबूत बहुत है, माफिया के बड़े लंबे हाथ हैं। माफिया इस मुल्क के अंदर अपने मुकदमात ख़त्म करा लेते हैं। माफिया सरकारी ज़मीनों पर रहायशी कॉलोनियाँ बनाकर बेच देता है। मैं आज ऑन रिकॉर्ड इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ, कि अगर ये कमेटी, ये फोर्सेस, ये टीमें सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पहला हाथ लैंड माफिया पे मारे, देखें कि वो लैंड माफिया जिसके पास 5000 एकड़ ज़मीन है और वो 5 लाख एकड़ ज़मीन का पैसा लेकर पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर चला गया। मैंने आज एक रिपोर्ट पढ़ी, एक इतनी बहुत मारूफ लैंड माफिया का शख्स जिसकी नेशनैलिटी तुर्की की, जिसके पैसे वहां पे शिफ्ट हुए, जो हर चीज वहां पे शिफ्ट कर चुके हैं, कुछ कनाडा में कर चुके हैं, कुछ किसी और जगह कर चुके हैं, और किया क्या उसने कमो बेश 3 लाख अफराद के पेमेंट इकट्ठी की और बाहर ट्रांसफर कर दी। फ्रॉड करके भी पैसा बाहर। मेरे मुल्क में वो कोई नहीं रखता पैसा। इन लैंड माफिया को चेक कर ले, इन पर एक सिर्फ इंक्वायरी कर ले कि किस किस की पेमेंट किस किस मुल्क में है, इनके कहां गैर मुल्की अकाउंट हैं, इनकी जायदादें गैर मुल्की किस तरह है, बाहर से जो डॉलर्स के पैसे आए हैं, जो डॉलर्स में इन्हें ज़मीनें खरीदी है लोगों ने इनसे, वो पैसे कहाँ गए हैं, वो पाकिस्तान के बैंकों में क्यों नहीं गए, वो पाकिस्तान की जो FBR है उसको टैक्स क्यों नहीं दिए। भाई जब सरकारी अफसर को एक नया बंगला दे और उसको टैक्स ना दें, उसको प्लाट दे दें और उसको टैक्स ना दें, उससे लूटमार करें, फिर हुक्मरान से लेकर नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक अब आपस में मिले हों, तो जमहूरियत के दिनों में और हुआ क्या है? ज़रा मुझे जमहूरियत के दिनों में कुछ और कोई यही है। इसके ऊपर मज़ीद भी बात करते हैं। राना साहब इसी बीच हमें चुके हैं FPCI के चेयरमैन इरफान इकबाल शेख साहब। शेख साहब बहुत मशहूर हैं आपके वक्त के। शेख साहब इन दिनों बातें ये हो रही हैं कि सिफ्स जो है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, वो कुछ इक़दामात उठा रही है। आप लोगों से मुलाकातें भी हुई हैं, उन मुलाकातों में यकीन दहानियाँ क्या करवाई गई हैं? इस वक्त आवाम जिन मुश्किलात का शिकार हैं, क्या आपके पास कोई हौसला अफजा खबर है जो उन्हें सुनाई जा सके और बताया जा सके कि कुछ अरसे बाद पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा तब्दील हो जाएगा?
जी, हमारी जो मुलाकात हुई उसमें मैं समझता हूँ जो डिसअपॉइंटमेंट थी, जो अनसर्टेनिटी थी और कुछ चीज़ हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, उसमें एक अच्छी हवा का झोंका हमें मिला है। और जो चीज़ें हमें बताई गई हैं, मैं समझता हूँ अगर वो 50% पे इम्प्लीमेंटेशन हो गई तो इंशाल्लाह इस मुल्क में चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। और जिन हालात में हम, जिन क्राइसिस में हम गुजर रहे हैं, हम इंशाल्लाह उन क्राइसिस का मुकाबला भी कर सकेंगे और आगे भी हम उसको बेहतरी की तरफ लेके जा सकेंगे। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो अगर 25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो कि सऊदी अरब करने जा रहा है, और वो कर रहा है आईटी में, वो कर रहा है एग्रीकल्चर में, और वो कर रहा है डिफेंस में, और वो कर रहा है मिनरल्स एंड माइंस में। अगर ये चारों में अगर उस तरह से इन्वेस्टमेंट हो गई तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। और एक 25 बिलियन जो है ना यूएई से भी मिलने की उन्होंने उम्मीद दिलाई है कि 50 बिलियन तो यहाँ से आएगा, फिर हम कतर के पास भी जाएंगे और कुवैत के पास भी जाएंगे। और चाइना हमें ऑलरेडी जो है ना हमें हमारे जो लोन्स थे उसको कर चुका हुआ है, अगले 3 साल के भी उनको रीशेड्यूलिंग कर चुका है। तो जिस तरह से चीज़ें बताई गई हैं, अगर उस तरह से चीज़ें हो गई तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक पॉजिटिव और एक बहुत अच्छा इनकलाब आएगा और चीज़ें बेहतरी की तरफ चल जाएंगी। लेकिन 3 चीज़ें हमें ख्याल करना पड़ेगा। नंबर 1 कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी पड़ेगी। नंबर 2 हमें जो हमारी पॉलिसीज़ में उनमें कंटिन्यूटी लानी पड़ेगी। और उसके लिए फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने एक 15 ईयर्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान बनाया, जिसमें हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के उनके साथ हम कंसेंसस करेंगे ताकि जो भी पॉलिसी बने वो लॉन्ग टर्म्स के लिए हो, और जो भी गवर्नमेंट आए जिस तरह से भी हो तो वो उन पॉलिसीज़ को लेके चले जो बिजनेस फ्रेंडली होंगी। तो इंशाल्लाह तब्दीली ज़रूर आएगी और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। फिर तीसरी जो हमें बात है वो ये है, शेख साहब, आप पूरी मीटिंग में रहे और आपने सवाल और जवाब भी किए, सुना भी, उन्हें कुछ मशवरे भी दिए, मशवरे लिए भी, सारा कुछ हुआ। क्या इस मुल्क में करप्शन के ख़िलाफ़ जो जहाज़ शुरू होने लगा है, जो पहली दफ़ा होने लगा है, इससे पहले वो करप्शन के ख़िलाफ़ वो जहाज़ शुरू नहीं हुआ था, करप्शन, स्मगलिंग, इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़, आपको नज़र आता है कि उसमें कामयाबी हासिल हो जाएगी? और पहली दफ़ा तगड़ा माफिया जो है, करप्ट माफिया तगड़ा माफिया होता है ना, पहली दफ़ा उसे शिकस्त होगी? जी देखिए, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम कहते ज़रूर हैं, बट समटाइम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जाके ना हम ज़रा थोड़ा सा फेलियर में चल जाते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से काम किया जा रहा है तो उसमें हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि पाकिस्तान में चीज़ें, जो चीज़ें पाकिस्तान में 50-60 साल में नहीं हुई वो चीज़ें अब होंगी और चीज़ें जो ना बेहतरी की तरफ जाएंगी। इसमें 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एक चीज़ मैंने आखिरी जो बतानी थी वो थी गुड गवर्नेंस। जब तक गुड गवर्नेंस नहीं होती यहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं होनी। और फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है उसको भी हमने पूरी तरह से फाल करना है ताकि पॉजिटिविटी लानी है उनमें, ताकि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आती है उसको पॉजिटिवली उसको अपना पूरी तरह से अकोमोडेट करें, फैसिलिटेट करें इन्वेस्टर को, ताकि चीज़ें लॉन्ग रन में चल सके। देखिए, हर चीज़ जो है ना ये डिपेंड करती है आपकी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कि वो किस तरह से उसको लेती है। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से अब ये किया जा रहा है उसमें करप्शन भी, उसमें कर्जा माफिया भी, इसमें स्मगलिंग भी, और फिर इसमें जो बॉर्डर से माल आते हैं वो बॉर्डर्स पे भी अगर हम उसको कंट्रोल करके तो चीज़ें बेहतरी की तरफ चले जाएंगी। अच्छा शेख साहब, ये बताइए, पाकिस्तान के जो खसारे के अंदर इदारे हैं जिसमें पाकिस्तान एयरलाइन है, वापडा के डिस्कोज हैं, पाकिस्तान रेलवे है, पाकिस्तान स्टील मिल है, इसकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर भी क्या कोई बातचीत हुई है? अगर हुई है तो क्या तजावीज़ सामने आई? जी, इसमें सबसे पहले तो हमने ये बात की थी कि SOEs जो है ना, जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, इसमें 1300 बिलियन रुपीस हर साल हम लॉस करते हैं। और इसके ऊपर फिर हमें चीफ साहब ने ये कहा कि जी मैं इंशाल्लाह इसको प्राइवेटाइज कर रहा हूँ, और नंबर 2 इसके हम टुकड़े करेंगे ताकि हम आसानी के साथ उसको सेल कर सकें, उसको दे सकें और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें। तो ये भी जो है ना अगर हो गया तो मैं समझता हूँ एक तो हमारा लॉसेस कम हो जाएंगे, नंबर 2 जो वाइट एलिफेंट हमने पाल रखे हैं उनसे हमारी जान छूट जाएगी।
सबसे बड़ा। शेख साहब, बहुत सी सियासी हुकूमतें आई, सियासी हुकूमतों ने सरकारी इदारों में अपनी मर्ज़ी के मनपसंद लोगों को तैनात किया, फिर उनको इतना कर दिया कि वो कई कई साल लोग वहाँ पे जाते नहीं थे, पैसे कौम का नुकसान होता था, पैसा सारा इस तरह की मत में जो जाता था वो 2 नंबरी तरीके से होती थी। तो इस पे के बाद क्या फिर मैं वही मेरा सवाल है, क्या वो माफिया ये होने देगा? आपको चीफ साहब का हौसला, चीफ साहब की प्लानिंग कैसी लगी इस मामले में? देखिए, मैं सच्ची बात बताऊंगा कि जिस जज्बे के साथ और जिस तरीके से उन्होंने और जिस डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने बताया है, वो मुझे उसमें काफ़ी उसमें वजन नज़र आया मुझे, और मुझे लगता है कि चीज़ें अब इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट होंगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। देखिए, 2-3 चीज़ें जो ना हमने कंट्रोल करनी है। एक, हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। इंडस्ट्री होगी तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंडस्ट्री होगी तो आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, और इंडस्ट्री होगी तो आपकी जॉब क्रिएशन होगी, जो कि हमारा सबसे बड़ा मसला है। तो ये अगर ये सारी चीज़ें हम इसको कर गए और इसके लिए एक पैकेज दे दें हम इंडस्ट्री के लिए, और लोगों को जो पैसे कमाने वाले हैं यहाँ पे उनकी टांग ना खींची जाए, उनको पैसे कमाने दिए जाएं, तो जैसे दुनिया में इंडिया में टाटा बिरला बने हैं, बिल गेट्स बने हैं और लोग बने, कमाने दें ताकि यहाँ पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लाजमी कर सके। अच्छा शेख साहब, इसके ऊपर अमल दरामद बगैर सब्सिडी के हो सकता है? जी, बगैर सब्सिडी के बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सब्सिडीज ने तो हमें खराब किया है, और मैं बिल्कुल इस चीज में हूँ कि हमें 100% सब्सिडीज जो ना इसको बंद कर देना चाहिए और हर चीज को मेरिट पे ले आना चाहिए। देखिए, उसको थोड़ा सा टाइम में भी ज्यादा लग जाए, लेकिन उसके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। अच्छा शेख साहब, ये तो मुझे बताइएगा, साबका दौरे हुकूमत में आपके कई चाहने वाले अपने आप को ताजरों के सबसे बड़े वो हामी कहते थे, खुद भी ताजर थे, 1.5 साल हुकूमत में रहे हैं, सारी ही सियासी जमातें उस हुकूमत में थी। तो क्या वजूहात है कि वो लोग सिर्फ बेड़ा गर्क कर गए, उनसे कुछ नहीं हो सका, और उनका सारा गंद जो है मौजूदा हुकूमत को साफ करना पड़ रहा है, ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, उनकी सोच क्यों नहीं थी? देखिए, उसमें देखिए, हर जो गवर्नमेंट आई है ना पिछले 30-35 साल से, ये इत्तेफाक की बात है कि अगर किसी पार्टी ने अच्छी पॉलिसी बनाई भी है, तो जो नेक्स्ट पार्टी अगर 3 साल बाद आती है, 3.5 साल बाद, तो उसने बिल्कुल 180 डिग्री पे जाकर बनाई है, क्योंकि उसमें वो अपना नाम चाहते थे। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि पॉलिसीज में कंटिन्यूटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, जिसने इस मुल्क के बिजनेस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, और उसमें जो सफरिंग हुई है, मैं समझता हूँ कि अगर हम इस चीज़ को कंट्रोल कर जाएंगे तो इन्वेस्टर जो है ना, उसका हौसला भी बढ़ेगा, और वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। शाम दुकानें बंद करने का जो टाइम आप लोगों से तय हुआ है, वो कब से उस पर अमल दरामद शुरू होने लगा, और कितने से अभी कितने तक हमारे साथ जी कितने से अभी तक हमारे साथ तक इसकी मीटिंग्स होनी है, फाइनलाइज होना है। उसमें मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि देखिए, सुबह 9 बजे खुलना चाहिए। ये जो हमारा ट्रेंड है सुबह 11 बजे उठने का, 12 बजे उठने का, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत है, और सारी दुनिया में ये नहीं है। तो 9 बजे खुले और 9 बजे रात को बंद हो जाए। मेरा अपना ख्याल है, जितने भी हमारे एशियन अब कंट्रीज देखेंगे जहाँ पे हमारा गर्म मौसम है, तो उसमें 9 बजे तक सब खुलते हैं। जैसे आप देख लें, मलेशिया को देख लें, आप इंडोनेशिया को देख लें, आप टर्की को देख लें, इवन चाइना भी जो है ना, ये भी 9 बजे तक खुलता है। तो मैं समझता हूँ कि 9 बजे का टाइम जो है ना, वो ठीक है और मुनासिब है, और इस पे तमाम अपना लोग जो है ना, यहाँ पे जो हमारी ताजर बरादरी है, वो भी इस पे रजामंद हो जाएगी। अगर आप इसको लेके जाएंगे 5 या 6 बजे और मगरिब के टाइम में लेके जाएंगे, तो लोगों के लिए मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि फिर उस तरह से बिजनेस उनको डेफिनेटली सफर करेंगे। 9 बजे के वक्त तक सब मुत्तफिक हो सकते हैं, और जो इकदाम इस वक्त उठाए जा रहे हैं उसमें 50% भी हकीकी तौर पर अगर उठा लिए गए तो पाकिस्तान का मौशी मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। बहुत शुक्रिया इरफान इकबाल शेख साहब, इस हवाले से अपना वाक़िया। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे में जहाँ पे मुआशी मंजरनामा भी अहमियत का हामिल है, तो सियासी मंजरनामे में ये जो एक दूसरे पे वार जारी हैं, ये वार क्यों किए जा रहे हैं? अभी माजी करीब के अंदर ही, बहुत ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, हफ्तों की बात है, एक दूसरे की तारीफ़ें की जा रही थीं, एक दूसरे को काबिल सताइश गर्दाना जा रहा था, एक दूसरे के बारे गिरा अपने कंधों पे रखने की बातें हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि मजमूई तौर पे हम इस तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदारी उठाएंगे। लेकिन अब की बार कहा जा रहा है कि उनसे पूछिए, उनसे पूछा जा रहा है तो वो कहते हैं कि अगर वो मान जाते तो हालात कुछ और होते। ये चहमगोइयाँ अब जो चल रही हैं, ये जो कदूरतें पैदा हो रही हैं, ये जो तब्दीलियाँ देखने में आ रही हैं, इसके पीछे मंतिक क्या है? राना साहब, मौलाना साहब किसके कहने पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं? पहले तो माजी करीब के अंदर वो गारंटी सरदारी साहब की मांगते थे नून लीग से खाइफ होके। बात यह है कि जी मौलाना साहब उनके कहने पे कर रहे हैं जिनके कहने पे मौलाना साहब ने लॉन्ग मार्च किया था, जिनके कहने पे सबसे बड़ी तस्वीर मौलाना साहब के ट्रक पे मौलाना साहब के बाद उनकी थी, उनके कहने पे कर रहे हैं जिन्होंने मौलाना साहब को यकीन दहानी कराई है। बल्कि आज यकीन दहानी तो टूट गई यार सर। आज आप देखें उनकी वापसी नहीं अभी कंफर्म नहीं हो रही, ऊपर से यार वो सदर साहब तो अभी रहेंगे, हैं वो तो रहेंगे जब तक, और उसके बाद इलेक्शन के बाद कुछ चीज़ें आएंगी और लड़ाई इतनी तेज़ हो गई है कि शेरवानी भी हमारी जो है ना वो घर रह गई है, हर चीज़ ख़त्म हो गई है। भाई बात यह है मौलाना साहब ने टारगेट किया हुआ है उनके कहने पे जो जमात के वज़ीर आज़म थे, जिनके ये करीब थे, जिनके ये पास तक बिल्कुल पास थे। आज आपको पता है 3 जगह से मौलाना साहब पे वार हुआ है। बिलावल साहब सीधे पर गए, एमन वली खान साहब ने कमाल की वहाँ पे तकरीर कर दी, और तो और मौलाना साहब के दूसरे इत्तेहादी जो थे वो भी मौलाना साहब को पार गए हैं। अब मौलाना साहब सारा मलबा डाल रहे हैं पीपल्स पार्टी पे। पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा यार हमारे पास तो ऐसी चीज़ें हैं कि हम अगर वो चीज़ें मार्केट में ले आएँ तो ना मुस्लिम लीग नून, ना मौलाना साहब, ना इनके चाहने वाले किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहे। ये तो इक़्तिदार में 1% भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि हम आवाम को कुछ दें। अच्छा मज़े वाली बात है, ये बात पीपल्स पार्टी ने कही, लेकिन ज़रा थोड़ा सा झंझोरे ना, ज़रा थोड़ी सी चीज़ें ना गौर करें यासर साहब। आखिरी तकरीर बिलावल साहब की आपको याद है? पार्लियामेंट वाली के शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं, ये नून लीग के नहीं हैं। तो पॉलिसी कहाँ बनती थी? पॉलिसी साइन कहाँ पे होती थी? आवाम के ऊपर पेट्रोल बम कहाँ से गिरता था? आवाम के ऊपर बिजली बम कहाँ से गिरता था? एग्रीमेंट पे साइन कौन करके आता था? एग्रीमेंट के साइन के वक्त मीटिंग किसकी होती थी? आपस में उस वक्त एक नहीं थे? क्या मौलाना साहब के आने पे ये सारे खड़े नहीं हो जाते थे? हुकूमत जाने के बाद क्या ये मौलाना साहब के घर नहीं गए? क्या हुकूमत जाने से 1-2 दिन पहले ये मौलाना साहब के घर नहीं गए? ये सब एक थे। अब जब इन्हें ये पता चला कि आवाम को असल चीज़ पता चल गई है, अब ये पता चला कि अब एक करप्शन के ख़िलाफ़ बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, अब जब ये पता चला कि उसमें ब्यूरोक्रेसी भी पकड़ी जाएगी, उसमें लैंड माफिया भी पकड़ा जाएगा, उसमें वो लोग भी पकड़े जाएंगे जिन्होंने ब्लैक में पैसे बाहर भेजे, जिनकी जायदादें बाहर है, जिनका यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं, लेकिन उनके 40 टूर पाकिस्तान से बाहर के होते हैं, जिनके पास पैसा वैसे खाते में कोई नहीं है, लेकिन उनकी बेगमात महंगे तरीन कपड़े, महंगे तरीन जेवर पहनती हैं, उनके बेटे अच्छे और बेहतरीन स्कूलों में पढ़ते हैं। तो अब एक दूसरे पे डालना शुरू हो गए। जब उन्हें पता चला कि अब आवाम इनको वोट नहीं देगी, आवाम इनको सपोर्ट नहीं करेगी, इनका आवाम में वोट बैंक ख़त्म हो गया, तो यासर साहब ये सारे के सारे बेचारे जो है ना मुश्किल में पड़ गए। राना साहब मुश्किल इससे ज़्यादा भी है ना। उसके बाद यासर एक और चीज़ भी ना, मैं फिर आप करें आज तो आपकी यासर, पहले तो आपको सालगिरह मुबारक यार सर, और मैं तमाम अपने व्यूवर्स की तरफ से आपको सालगिरह मुबारक कहता हूँ। और जी आप हज़ारों साल और इस तरह हंसते खेलते मुस्कुराते रहे। यासर साहब एक जो आज फैसला आया ना सुप्रीम कोर्ट से, आया ना फैसला, कौन से वाला? वो जो इन्होंने ऑडियो लीक्स वाला, उसमें एक चैप्टर है जिसमें लिखा गया है इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के गेट पर हमला करके अदलिया को दबाव में लाया, वो अदलिया पर हमले के मुतरातिफ है। अदलिया की बेतौकीरी की और हुकूमत की ईमान के ऊपर की। और आपको पता है कि ये तौहीन अदालत आता है,
जी जी, जाहिर बात है बेतौकीरी अगर ये बेतौकीरी और यह तौहीन अदालत आता है तो कल जब इलेक्शन ये लड़ने जाते हैं, जब इलेक्शन होते हैं और उसमें कोई पटिशन दायर हो जाती है, इस फैसले की कॉपी साल लग जाती है, तो अगर दानियाल अजीज़ साहब और अगर तलाल चौधरी साहब, अगर नहाल हाशमी साहब के साथ ये सारा कुछ हो सकता है तो फिर आप क्या समझते हैं? तो फिर मरियम नवाज साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और जो हुकूमत में मौजूद थे, जिनकी इमा पर हुआ जो कहा गया, कौन बचेगा? जरा देखते जाए। अब ये सारे चाहते हैं, इनके लिए तो एक तकनीकी मुश्किल रहना साहब इस वक्त है ना, तकनीकी मुश्किल भी आ गई। दूसरा बड़े परेशान है कि मुल्क के हालात अगर बेहतर हो गए, वही तो बात करने लगा हूँ कि अगर अभी हालात बेहतर नहीं होते तो मलबा इनके कंधों पे है, वो बयानिया नहीं बन सकता। हालात बेहतर हो जाते हैं तो वो क्रेडिट इनको नहीं मिलना, वो क्रेडिट किसी और के पास है, क्रेडिट भी किसी और के पास, और बुरे भी यही। हाँ तो वही बात, भाई 12 रस्तों कुछ नहीं कर सके। हाँ एक काम जरूर किया, सबके सब ने करप्शन के केस खत्म करा लिए। उसमें चाहे तहरीक एक सबका जमात के आमर कियानी साहब भी क्यों ना हो, उसमें बाकी लोग भी क्यों ना हो, उसमें मैं कह रहा मियाँ साहब के बच्चे क्यों ना हो, उसमें जरदारी साहब की टीम के लोग क्यों ना हो, उसमें मौलाना साहब की टीम के जो भी जिसने भी कराए। मैं कह रहा मुझे लगी हुई थी बहते दरिया से, गंगा तो मैं कह नहीं सकता, बहते दरिया से सामने इतना पानी भरा, इतना पानी भरा कि कमाल हो गई। लेकिन उसमें फिर भी तो पकड़ हो सकती है ना, अभी उसका फैसला आना बाकी है। आ जाएगा इंशाल्लाह, जल्दी आ जाएगा फैसला। अगला जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे ना अगले नेक्स्ट वीक में, तो हम ये लिस्टें वो सामने रख रहे होंगे, मोहम्मद जवेद, मोहम्मद फलाह केस। इसलिए कि जब आप फैसला हो चुका है एहतसाब का, तो एहतसाब ऐसा एहतसाब पूरी कौम चाहती है जिस एहतसाब में तगड़े के ऊपर सबसे पहले हाथ पड़े, सबसे पहले हाथ उसके ऊपर पड़े जिसको कोई हाथ लगाना नहीं चाहता, जिसके तरफ कोई हाथ नहीं उठता था। यासर मुझे बताएं, इस मुल्क के अंदर कल के प्रोग्राम में हम और भी मैं बहुत सी चीज़ें लेके आऊँगा कि कौन कहाँ पे करप्ट था, किस तरह का करप्शन के खिलाफ कहाँ से काम शुरू हो गया है। अब मुझे इतने बड़े स्कैंडल है, किस वज़ीर का क्या स्कैंडल आप सोच नहीं सकते। डॉक्यूमेंट्स मार्केट में आ गए हैं, कागजात मार्केट में आ गए हैं। ये जो जुगनू मोहसन ने कहा है, ये छोटी बात है? जुगनू मोहसन साहब का फिक्रा अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब के पास है वो सुनाएं, उसने जो बात की है यासर साहब, छोटी बात है? पैसे किससे मांग रहे हैं? IMF से। अवाम को सजा किसकी दे रहे हैं? IMF की। और बाढ़ किस में रहे हैं? अपने MNA। ये हमने नहीं कहा, ये हुकूमत की है, ये अभी लंदन से मुलाकात करके आई हैं। तो बस आप आगे अंदाज़ा लगा लेना यासर साहब। नाज़रीन, अगर इसी तरीके से मुल्क को चलाया जाएगा, इसी तरीके से जुंगों की तरह मुल्क को चाटा जाएगा, तो फिर तरीके से मुल्क में बेहतरी आएगी। अभी जो इकदाम हो रहे हैं, दुआ करते हैं कि मुल्क में बेहतरी का मंजरनामा रोशन हो सके और यहाँ पे बसने वाले जो हैं वो बैरून मुल्क मुंतकिल होने का ख्वाब अपनी आंखों में न सजाएं। अगर वो जाएं तो इकदामात पाकिस्तान के अंदर हौसला अफजा देखते हुए जाएं कि अगर वापस आना पड़ा तो पाकिस्तान में भी ज़िंदगी सहल होगी। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह ने के पास।